दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो अभी हम लोग अपने सेकंड लेक्चर पर आते हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है और ये है चौसर के ऊपर। पिछला वीडियो हमने जो आपने देखा होगा मैंने बनाया था वो था अपना गोवर और लैंगलैंड के ऊपर। ठीक है, तो अब हम चौसर के ऊपर आते हैं क्योंकि हमने पिछली बार 1350 टू 1400 का पीरियड कवर करने का सोचा था, तो उसमें हमने दो राइटर देख लिए थे और एक राइटर उसका रह गया था अपना, वो था चौसर। उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्योंकि हमने ये देखा कि मिडिल इंग्लिश जो मिडिल इंग्लिश थी उसके दो फेजेस थे। पहला फेज तो 1066 से 1350 तक था और जो सेकंड फेज है ना वो अपना ये 1350 टू 1400 का है। ठीक है, अब मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो खासियत रही ना वो ये रही कि एक तो उस जमाने में राइटर थे ना, राइटर एनोनिमस होते थे। एनोनिमस का मतलब जो किताब आई, कोई राइटिंग बाहर आई ना, तो राइटर का नाम पता नहीं होता था लोगों को, एनोनिमस तो था। राइटर का नाम कोई लिखता नहीं था। तो एनोनिमिटी एक प्रमुख मतलब मेन फीचर मान सकते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का। एक तो ये चीज हुआ करती थी। दूसरी चीज भाई, बहुत ज्यादा ना कोर्टली लव था। ये राइटिंग्स में कोर्टली लव बहुत नजर आता था। कोर्टली लव मतलब ऐसा प्यार जिसमें बेसिकली आप देखो, एक तो वो हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में होता है, एक कोई उच्च नोबल होगा तो कोई एक नाइट, कोई बड़ा वैसा व्यक्ति होगा। मतलब नाइट्स वो होते हैं जनरली, मतलब सोल्जर ही होते थे, ऐसे मान लो आप, सीधा सीधा, है ना? तो सोल्जर्स थे वो जो अक्सर घोड़े पे सवार होकर युद्ध लड़ा करते थे। मिडिल टाइम्स में जो थे ना, मिडिवल टाइम्स जो था उसमें नाइट्स इस तरह के होते थे। साथ में नाइट्स ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिसने सोसाइटी में काफी अच्छा काम किया हो ना। तो उस जमाने में ये जो कोर्टली लव था ना, ये अक्सर नाइट, नोबल मतलब हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में होता था और अक्सर इसमें प्यार, मोहब्बत, रिझाना, ये सब चीजें होती थी, फ्लर्टिंग वगैरह, और बोल सकते हो कि रूठना मनाना, ये सब चलता था। और इस तरह की मतलब ये लव को कोर्टली लव बोला गया है एक तरीके से। ठीक है, जिसमें काफी प्रॉब्लम आएंगी, काफी बहादुर दिखानी पड़ेगी और तब जाके आपको अपना प्यार मिलेगा। तो ये मिडिवल टाइम्स में ये काफी चलता था और ये मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश जो लिटरेचर लिखी गई ना, इसमें ये चीजें आपको नजर आएंगी। राइटर्स की एनोनिमिटी, राइटर का नाम पता नहीं होता था, कोर्टली लव, राइटिंग्स में कोर्टली लव नजर आता था और साथ में रिलीजियोसिटी नजर आती थी। रिलीजियोसिटी मतलब धार्मिकता बहुत ज्यादा होती थी राइटिंग्स में। अक्सर धर्म पर आ जाती थी, भगवान, आत्मा, इन सब चीजों के ऊपर, मतलब भगवान के ऊपर, खासतौर पे क्राइस्ट, क्योंकि लिटरेचर वेस्टर्न लिटरेचर है तो ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियन धर्म के अनुसार क्राइस्ट के ऊपर या फिर बाइबल के ऊपर ऐसी कहानी होती थी जो धर्म पर आधारित है। तो पोइट्री में भी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो ये कुछ मिडिल इंग्लिश के उस टाइम पे फीचर्स हुआ करते थे। अब अगर हम लोग यहाँ आए चौसर के ऊपर, तो चौसर में मिडिल इंग्लिश के फीचर्स नजर नहीं आते, बहुत कम फीचर्स नजर आते हैं, मोस्टली नजर नहीं आते हैं। चौसर हटकर था, अलग था। तो अब हम चौसर को समझने की कोशिश करेंगे कि उसने क्या लिखा, ठीक है, और वो अलग कैसे था। तो देखो, सबसे पहले चौसर का थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि वो जॉन चौसर का बेटा था। जॉन चौसर एक वाइन मर्चेंट थे, यानी कि शराब के एक तरह से व्यापारी थे। जो चौसर का जन्म 1340 में हुआ और डेथ 1400 में हो गई। 1370 से 1378, यानी 1370 से 1378 के बीच में इनको फ्रांस और इटली के लिए जो राजदूत होते हैं ना, वो बना के भेजा गया, डिप्लोमेटिक मिशन में भेजा गया दूत की तरह, फ्रांस और इटली के। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। कैंट एक जगह है इंग्लैंड में, वहां के एमपी रहे। और फिर बाद में इन्होंने कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, कस्टम से कंट्रोलर मतलब ये लंदन जो पोर्ट है ना, लंदन का पोर्ट है, बंदरगाह, उस पे कस्टम्स के कंट्रोलर के रूप में अपना पद भी निभाया। इन्होंने अपनी एक किताब है इनकी, अ ट्रीटीज ऑन दी एस्ट्रोलेब, ये किताब इन्होंने अपने बेटे लुइस, इनका बेटा था लुइस, उसको समर्पित करी। ये किताब जो एक लिखी पोएम है, अ ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोलेब, ये किसको समर्पित कर दी? अपने बेटे लुइस को। ठीक है, इनकी इनकी स्कूलिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है कि इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी, क्या था, परंतु इतना पता है कि इनको किताबों से बड़ा प्रेम था। ही लव्ड बुक्स, किताबों से बहुत प्रेम था। और किताबों से ध्यान केवल इनको एक ही चीज भटका सकती थी, वो थी नेचर, क्योंकि नेचर की सुंदरता से बहुत प्यार करते थे और केवल वही चीज थी जो इनका ध्यान किताबों से हटा सकती थी, अदरवाइज ये किताबों में डूबे रहते थे हमेशा। डेथ पर ये वेस्टमिंस्टर एबे में इनको दफनाया गया। वेस्टमिंस्टर एबे पे हम लोगों ने ऐसे भी पढ़ा है, एक पोएम भी पढ़ी है ना। वेस्टमिंस्टर एबे एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत हाई पर्सनैलिटी, ऐसे उच्च लोग
राजा महाराजा और हाई सोसाइटी के लोगों को दफनाया गया, वहां उन कब्रें हैं। ठीक है, तो वहीं पर इनको भी दफनाया गया था, चौसर को भी। ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है देखा जाए तो। ठीक है, अब हम आते हैं राइटिंग पीरियड पे। तो इनको इनकी राइटिंग पीरियड को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। एक तो वो राइटिंग्स जो फ्रेंच से इन्फ्लुएंस हुई, यानी उनसे प्रभावित हुई। एक वो राइटिंग्स जो इटालियन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुई, प्रभावित हुई। और एक जो इन्होंने इंग्लिश में लिखी सीधे सीधे अपनी। ठीक है, तो पहले फ्रेंच वाली देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया। रोमन डेल रोज, ये एक फ्रेंच वर्क है, इसको ट्रांसलेट किया और इसका टाइटल रख दिया रोमांट ऑफ द रोज करके। ठीक है, ये एक ड्रीम एलिगरी है, कहने का मतलब सपने में पोयम चलती है, सपना आया है मतलब बेसिकली पोयम के अंदर एक सपना दिखाया गया है। और ये एलिगरी मैंने पिछली वीडियो में बताया एलिगरी क्या होती है, जो जो कैरेक्टर्स जो पात्र दिखाए जा रहे हैं एक्चुअल में उनका मीनिंग कहीं और है, मतलब वो किसी और के लिए एक सिंबल का काम कर रहे हैं, वो एलिगरी होती है। तो ये ड्रीम एलिगरी मतलब सपने के अंदर दिखाया गया है, पोयम के अंदर शो किया गया है कि जो भी मेन पात्र होगा उसको सपना आ रहा है। ठीक है, तो ये इसने मतलब क्या स्टार्ट किया या एस्टैब्लिश किया, कोर्टली लव। क्योंकि देखो फ्रांस में एक्चुअल में कोर्टली लव ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में देखा जाए तो कोर्टली लव स्टैब्लिश करने का काम चौसर ने किया। वो कोर्टली लव मैंने बताया ना, कोर्टली लव क्या होता है। तो फ्रांस के लिटरेचर में कोर्टली लव ऑलरेडी चल रहा था फ्रेंच में, तो वहां से इन्होंने कॉपी किया रोमन डालोस को, मतलब एक कॉपी मान लो, इंस्पायर्ड थे एक तरीके से। रोमांट ऑफ द रोज नाम की ये पोएम लिखी और इसमें ड्रीम एलिगरी इस्तेमाल करी और इन्होंने शुरू की कोर्टली लव। एक परंपरा के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में भी कोर्टली लव स्टार्ट हुआ फ्रेंच से। ठीक है, और फर्स्ट एलिगोरिकल पोयम, पहली एलिगोरिकल पोयम बुक ऑफ द डचेस। ये बुक ऑफ द डचेस नाम की जो फेमस किताब है इनकी, बुक ऑफ द डचेस, ये भी देखा जाए तो फ्रेंच लिटरेचर से ही इन्फ्लुएंस थी, वहीं से प्रभावित थी। ये एक्चुअल में एक एलिजी है, एक शोक गीत है, एक ऐसी पोयम है जो एलिजी कौन सी होती है, जो किसी की मृत्यु पर लिखी गई हो। ठीक है, तो बुक ऑफ द डचेस एक डच थी। डच एक बहुत ऊंचा पद होता है। ठीक है, जिसका वो डचेस का नाम है ब्लैंच। तो ये डचेस कहाँ की है, लैंकेस्टर जगह है वहां की। ये जॉन ऑफ गॉन्ट एक व्यक्ति है, पद का नाम हो गया गॉन्ट, यानी जॉन ऑफ गॉन्ट जो व्यक्ति है उसकी पत्नी थी कौन, ब्लैंच, और ये एक डचेस थी लैंकेस्टर की। ठीक है, तो 1369 में ये पोयम बुक ऑफ द डचेस आई थी। और इस पोयम के अंदर ये जो अपने जॉन ऑफ गॉन्ट है, यानी जो ब्लैंच डचेस जो ब्लैंच है, ब्लैंच तो नाम है। ठीक है, तो ब्लैंच जो है ना डचेस है, वो उसका जो हस्बैंड है जॉन ऑफ गॉन्ट, वो अपना दुख जाहिर कर रहा है और अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है। तो इस पोयम के अंदर जो है ना ये बुक ऑफ द डचेज, इसमें देखा जाए तो जॉन ऑफ गॉन्ट ने अपनी डचेज या अपनी पत्नी ब्लैंच की तारीफ करी है और बेसिकली अपना दुख व्यक्त किया है क्योंकि उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये पहली एलिगोरिकल पोएम्स में से है, बुक ऑफ द डचेज। सेकंड एलिगोरिकल पोएम्स में देखा जाए तो देखो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये भी एक एलिगरी, ये सब एलिगरीज हैं, है ना। ये सीरीज क्योंकि ये एक्चुअल में एलिगरीज क्यों है, क्योंकि मिडिल इंग्लिश में एलिगरीज खूब लिखी गई, ड्रीम एलिगरीज खूब लिखी गई। और ये इसलिए लिखी गई क्योंकि ये फ्रांस से यानी फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुए। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना फ्रेंच लिटरेचर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इवन चौसर जैसा व्यक्ति, इतने हाई कैलिबर का व्यक्ति भी फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर वहां से कॉपी कर रहा है, वहां से इंस्पायर हो रहा है। इससे आप पता लगा सकते हो उस वक्त फ्रेंच लिटरेचर कितना दबदबा था। और मिडिल जो टाइम्स थे, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड बोलते हैं, वहां फ्रेंच लिटरेचर उस वक्त अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी और उधर से इन्फ्लुएंस होकर राइटर्स ने मतलब यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। तो वहां जो ट्रेडिशन चल रहे थे, जो परंपराएं फ्रेंच लिटरेचर में चल रही थी ना, वो परंपराएं राइटिंग में इंग्लिश लिटरेचर में भी आई। तो ड्रीम एलिगरीज वहां चल रही थी, ड्रीम एलिगरीज यहाँ आई क्योंकि उनसे इंस्पायर होकर लिखा। ठीक है, तो ये बुक ऑफ डचेस भी एक एलिगोरिकल पोएम है ना। ये रोमांट ऑफ द रोज, ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है। और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स भी एक एलिगोरिकल पोएम है। ठीक है, अब एक पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में क्या होता है, नेचर प्रकृति ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी पक्षियों की, बर्ड्स की, एक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करी, है ना। किस दिन, मतलब बेसिकली 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। और सारे पक्षी आपस में एक दूसरे के जोड़े ढूंढेंगे या चूज करेंगे। ठीक है, और उसके दौरान पोएम के अंदर क्या होता है, वो सारे पक्षी एक दूसरे को पार्टनर ढूंढते हैं, प्लस साथ में कोर्टली लव फैशन, यानी कोर्टली लव, वही कोर्टली लव जो फ्रेंच लिटरेचर में चलता था वो इधर भी है। तो कोर्टली लव जो है ना, उस पर आधारित स्पीच देते हैं एक दूसरे को, भाषण, मतलब एक दूसरे को पटाने के लिए भाषण देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंसी, वफादारी का समर्थन करते हैं कि एक
प्रेमी प्रेमिका को मतलब आपस में वफादार होना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लव के सपोर्टर होते हैं कि भाई लव तो फ्री होना चाहिए, किसी से बंधे हुए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की ये पोएम है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। फाउल्स यानी पक्षी होते हैं एक तरीके के तो यानी पक्षियों की पार्लियामेंट। अब इसमें राइम रॉयल स्टेंजा, ये याद रखने वाली चीज है कि पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में राइम रॉयल स्टेंजा इस्तेमाल किया गया है। वही स्टेंजा है जो जेम्स फर्स्ट, राजा जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी पोयम किंग स्क्वेयर में इस्तेमाल किया था। ये याद रखने वाली बात है। किंग स्क्वेयर किसने लिखी थी? जेम्स फर्स्ट ने लिखी थी। और इस पोयम में राइम रॉयल स्टेंजा इस्तेमाल किया था और वही स्टेंजा चौसर ने अपनी पोयम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में भी इस्तेमाल किया है। राइम रॉयल स्टेंजा एक्चुअल में रॉयल इसमें हुआ है क्या, ये 7 लाइन का स्टेंजा होता है देखा जाए तो। एक स्टेंजा में 7 लाइन होती है, परंतु ना एक लाइन में 10 लेबल होते हैं। अब इस लेबल क्या होते हैं ये अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे कभी फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस बनाई जाएंगी समझा जाएगा। अभी तो फिलहाल याद करने के लिए समझ लीजिए कि एक लाइन में 10 लेबल होते हैं और एक स्टेंजा में 7 लाइन होती है। 7 लाइन का स्टेंजा 10 लेबल वाली ये राइम रॉयल स्टेंजा कहलाता है, ठीक है। ये इस्तेमाल किया चौसर ने। फिर उसने एक फ्ली फ्रॉम द प्रेस नाम से पोएम भी लिखी, फ्ली फ्रॉम द प्रेस, ठीक है। ये नाम याद रखने के लिए ठीक है। तो ये फ्रेंच लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होगी, ये कुछ लिखा उसने। रोमांस ऑफ द रोज, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ द फाउल्स, बुक ऑफ द डचेस और फ्ली फ्रॉम द प्रेस। ये जिसमें पॉपुलर कौन कौन सी है? पॉपुलर तो मेनली दो ही है, बुक ऑफ द डचेस एंड पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। अब आते हैं हम इटालियन लिटरेचर पे। इटालियन लिटरेचर कैसे इन्फ्लुएंस हुए? देखो इटालियन राइटर्स ने भी इनको काफी इंस्पायर किया, ठीक है। उन्होंने पक्का डिवाइन कॉमेडी पढ़ी होगी, दांते की फेमस पोएम है डिवाइन कॉमेडी, उससे इन्फ्लुएंस पक्का हुए होंगे। और हम ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि वैसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि देखो इनकी जो फेमस किताब है हाउस ऑफ फेम, हाउस ऑफ फेम ये भी पोएम है, ये इंस्पायर्ड है डिवाइन कॉमेडी से, बिल्कुल। अब क्योंकि देखो डिवाइन कॉमेडी में दांते ने क्या किया है, एक जर्नी दिखाई गई है किस तरीके से हेवन से परगेटरी और परगेटरी से हेल पे जाने की जर्नी है, स्वर्ग से नरक तक का रास्ता तय करने की पूरी यात्रा दिखाई गई है और वही हाउस ऑफ फेम में भी नजर आ रही है, ठीक है। इसलिए आइडिया लगता है कि ये इटालियन राइटर्स को फॉलो करते थे, उनकी किताबें पढ़ते थे और डिवाइन कॉमेडी से पक्का ये भी इंस्पायर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर इनकी किताब है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसमें पोएट क्या होता है? पोएट एक सपना देखता है, ड्रीम देखता है, और ड्रीम में उसको क्यूपिड, वो एक बच्चा सा नहीं होता है कि छोटे छोटे पंख होते हैं तीर मारता है, उसे क्यूपिड बोलते हैं, ठीक है। तो उसे गॉड ऑफ लव बोल सकते हैं, एंजल ऑफ लव भी बोल सकते हो। तो क्यूपिड क्या होता है? वो डांट रहा होता है पोएट को, रिब्यूड, उसको डांट रहा होता है। क्यों डांट रहा होता है? क्योंकि पोएट ने अपनी पुरानी जो पोएम है रोमांस ऑफ द रोज, जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस थी पढ़ी थी अपन ने, रोमांस ऑफ द रोज, एक ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इनमें क्या किया उसने? ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, रोमांस ऑफ द रोज, इसमें उसने क्या किया पोएट ने? औरतों को ऊपर कटाक्ष किया है, लेडीज पे कटाक्ष किया है, एक तरीके से उनकी बुराई करी है, उन पे कटाक्ष किया है। तो जो ये क्यूपिड है ना सपने में, क्योंकि ये जो पोएम है लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, इसमें सपना चल रहा होता है, ड्रीम, ये भी ड्रीम चल रहा होता है इसमें भी। तो ड्रीम के अंदर क्यूपिड यानी लव का गॉड आके पोएट को डांटता है कि तूने ये क्या किया, तूने औरतों की बुराई क्यों करी है अपनी पहले की किताबों में, रोमांस ऑफ द रोज एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में, क्यों तुमने औरतों पे अटैक किया है, क्यों उन पे हमला किया है अपने पुराने कामों में, पुरानी किताबों में। तो अब पोएट मुसीबत में फंस गया कि गॉड ऑफ लव आके उसे डांट रहा है। तो एल्सेस्टिस एक ग्रीक फिगर है, एल्सेस्टिस, वो सपने में आता है फिर पोएट की मदद करने के लिए, उसकी तरफ से वो जवाब देता है और उसकी, क्योंकि वो उसको डिफेंड करता है, उसका समर्थन करता है गॉड ऑफ लव के सामने। तो पोएट की सजा थोड़ी सी कम हो जाती है और उसको क्या सजा मिलती है कि तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा जो तूने औरतों की बेइज्जती करी है। और पश्चाताप में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुझे ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ऐसी राइटिंग्स लिखनी पड़ेंगी जो ट्रू और फेथफुल वुमेन को दर्शाए, यानी कि सच्ची और वफादार औरत के ऊपर तुम्हें अपनी राइटिंग्स लिखनी पड़ेंगी। हिस्ट्री से उठाओ, क्लासिकल राइटिंग से उठाओ, कहीं से भी उठाओ कि पास्ट में ऐसी कौन कौन सी औरतें रही हैं जो सच्ची थी और वफादार थी, उनके ऊपर तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये एक अनफिनिश्ड पोएम है, ये पोएम अधूरी रह गई थी, ये बात आप याद रखना। ये जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है ये अधूरी रह गई थी, ये खत्म नहीं हो पाई थी पोएम, ठीक है। ये पहली बार एक्सपेरिमेंट था कि हीरोइक कुपलेट में लिखा गया, हीरोइक कुपलेट में लिखा गया, एक तरह का दोहे वाला, दो दो लाइन का स्टेंजा चलता है, कुपलेट दोहा होता है, ठीक है। तो हीरोइक कुपलेट काफी फेमस है। तो हीरोइक कुपलेट में लिखा गया है, पहला एक्सपेरिमेंट था, पहली बार हीरोइक कुपलेट कहां इस्तेमाल हुआ था? लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में इस्तेमाल। ये इटालियन राइटिंग से इंस्पायर्ड दो फेमस वर्क, हाउस ऑफ फेम जो कि डिवाइन कॉमेडी से, और लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये दोनों वर्क इटालियन राइटर से ही इंस्पायर्ड थे। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। अब यहां तक तो क्या था ना, चौसर जो था ना
वो एक ट्रांसलेटर की तरह आता है, दूसरे के वर्कों को ट्रांसलेट करना। मतलब फ्रेंच से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिए, इटली से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिए, इटालियन से। तो अब तक वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, या बोरोवर, या वहां से उधार ले लिया कहानी, वहां से कॉपी कर ली, वहां से कॉपी कर ली, या अडेप्टर, या दूसरे कहानी को एक तरीके से डिजाइन करके अडेप्ट करके, मतलब एक नई डिजाइन में डाल दिया, मतलब दोबारा से लिख दी, वही कॉपी करना है, मतलब बात वही। तो अब तक तो चौसर ये कर रहे थे, या ट्रांसलेट कर रहे थे, या कॉपी कर रहे थे, अडेप्ट कर रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे, ये कर रहे थे। अभी तक उन्होंने अपना कुछ ओरिजिनल नहीं लिखा था, पहली बार ओरिजिनल लिखा कैंटरबरी टेल्स में। द कैंटरबरी टेल्स उनका सबसे फेमस वर्क। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। कैंटरबरी टेल्स में क्या होता है, 30 पिलग्रिम्स, 30 यात्री, कौन से, तीर्थ यात्री, ठीक है, जिनमें हर वर्ग, यानी सोसाइटी के हर वर्ग के लोग हैं, हर क्लासेस के लोग हैं, केवल रॉयल्टी वाले नहीं, राजा नहीं है उसमें। यानी वो 30 लोगों में आपको हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे, केवल रॉयल्टी, राजा नहीं मिलेगा। वो सब के सब इकट्ठा होते हैं टुगेदर, एक जगह इकट्ठा होते हैं। टेबर्ड इन जगह का नाम है, याद रखना, टेबर्ड इन। इस जगह पर वो सब इकट्ठा होते हैं, ये साउथ वार्क नाम की जगह पर है टेबर्ड इन, मतलब स्टोरी के अंदर, ठीक है, पोएम के अंदर। और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, श्राइन ऑफ सेंट थॉमस अ बैकेट एट कैंटरबरी। कैंटरबरी नाम की जगह है जहां पर एक मंदिर, मान लो, श्राइन मतलब एक धार्मिक स्थल। किसका धार्मिक स्थल है वो, सेंट थॉमस ऑफ बैकेट का धार्मिक स्थल है। हम लोग सब मिलके वहां जाएंगे, ये सारे 30 के 30 पिलग्रिम्स ये डिसाइड करते हैं टेबर्ड इन में इकट्ठा होके। टेबर्ड इन, इन क्या होती है, कैसी जगह शराब भी पीते हो, रात में ठहरने की जुगाड़ भी हो, ठीक है, इस जगह को इन बोलते हैं। तो टेबर्ड इन में ये सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहां डिसाइड करते हैं हमें सेंट थॉमस ऑफ बैकेट के श्राइन पे जाना है, ठीक है। अब टेबर्ड इनके अंदर उनका जो गाइड है या मास्टर होता है ना, सेरेमनीज का, मतलब जो एक तरह से बोल सकते हैं रेफरी की तरह है ना, वो होता है बेसिकली उस इन का जो होस्ट होता है ना, वही होता है बंदा, मतलब जो उस इन का एक तरह से मैनेजर है, वही इनको एक तरह से रेफरी की तरह काम कर रहा है, आप तो ये मान लो सिंपल तरीके से, ठीक है। और वो डिसाइड करता है कि देखो, वो सबको नियम कायदे बताता है कि क्या करना है हमको। वो बोलता है कि हर तीर्थ यात्री को, हर पिलग्रिम को 4 कहानियां सुनानी पड़ेंगी, 2 तो जाते वक्त और 2 वापस आते वक्त, ठीक है। और जिसकी सबसे बढ़िया होगी कहानियां, उसको फ्री में खाना वगैरह यहाँ ठहरने को मिलेगा जब वापस लौट के आ जाओगे तब। समझ में आ गई बात। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड हो गया, यानी 30 लोग हैं, हर व्यक्ति 4 कहानी सुनाएगा, तो टोटल 120 कहानियां कैंटरबरी टेल्स में होनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है, केवल 24 कहानियां हैं कैंटरबरी टेल्स में, अधूरी रह गई है, पूरी हो ही नहीं पाई। चौसर की डेथ हो गई उससे पहले, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब कैंटरबरी टेल्स जाना जाता है अपने प्रलोग के लिए, यानी कि जो मेन वर्क है ना, कैंटरबरी टेल्स मेन वर्क शुरू होने से पहले प्रलोग आता है, यानी कि एक तरह से वो स्टार्टिंग का प्रस्तावना की तरह देख लो उसको, ठीक है। तो प्रलोग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंटरबरी टेल्स का। प्रलोग में क्या है, कैरेक्टराइजेशन, हर कैरेक्टर को समझाया है चौसर ने ढंग से, बहुत मास्टरपीस है एकदम ये प्रलोग। मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स का जो प्रलोग है ना, वो एक मास्टरपीस की तरह है। इसमें बहुत ही ढंग से एक एक कैरेक्टर को समझाया गया है। इसमें पहले हर कैरेक्टर को, हर पिलग्रिम्स, हर तीर्थ यात्री है ना, वो क्या धंधा करता है, क्या प्रोफेशन है उसका, है ना, उसका कैरेक्टर कैसा है, उन सब चीजों को नॉर्मल तरीके से, जैसे कोई टेबल में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हो ना, सिंपल बातचीत में ही उसने सारी पोल खोल दी कि कौन कैसा है। मतलब दिखाने का तरीका इस तरीके का था हर कैरेक्टर को, कि ऐसा नहीं है कि हर कैरेक्टर को वो अलग से छांट के दिखा रहा, हाँ ये वो है, ये वहां पर रहता है, ऐसा इसका ये गुण है, इसमें ये बुराई, ऐसे नहीं दिखाया। नॉर्मल इंसान के बातचीत करने के तरीके से उसने सब कुछ उजागर कर दिया। एक तरीका, आजकल मूवीज नहीं देखते हो, सामने का कैरेक्टर दिखाने का एक तरीका होता है डायरेक्टर का, कि वो उसके व्यवहार से ये शो करवाता है कि ये आदमी किस तरह का है। तो वही चौसर ने शो किया उस वक्त, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया है, और उसने एक तरह से बहुत ज्यादा आयरॉनिक ह्यूमर इस्तेमाल किया गया, मतलब सामने वाले पे कटाक्ष करते हुए हंसी मजाक में उसकी बुराई भी निकाली है, और उस पर हमला भी किया है, और इस तरीके से कैरेक्टर का पता लगाया है। केवल नाइट, पुअर पार्सन, प्लोमैन, यही वो हैं जिन पे एक्चुअल में आयरनी का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि एक तरीके से इनके ऊपर हमला नहीं किया इनकी बुराई नहीं करी, एक तरीके से इनकी ये ऐसे कैरेक्टर्स थे, नाइट का कैरेक्टर, पुअर पार्सन का कैरेक्टर, प्लोमैन का कैरेक्टर है, 3 लोगों का, ठीक है। प्लोमैन वो जो खेती करता है, पार्सन जो कि एक तरह से पादरी टाइप का होता है, धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति, और नाइट तो मैंने आपको बताया है कौन होता है, एक सोल्जर, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति जो सोसाइटी में जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो। तो ये 3 ऐसे कैरेक्टर थे जिनके ऊपर उसने आयरनी या ह्यूमर इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सब पे किया है। चौसर एक्चुअल में इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। वैसे तो देखा जाए तो कायदे से 120 टेल्स, परंतु देखा जाए ना तो 124 टेल्स, 4 एक्स्ट्रा भी थी, मतलब 4 तो जैसे मैंने बताया 30
30 प्लस 4 120 तो थी प्लस 4 और भी थी, ठीक है। तो टोटल 124 टेल्स थी, ये मान लो। पिछली बार मैंने 120 ही बताया था ना, टोटल 124 टेल्स थी, परंतु केवल 24 टेल्स ही कंप्लीट हुई, केवल 24 ही कंप्लीट हो पाई। और देखा जाए तो केवल टेल ऑफ मेलिबी और पार्सन की टेल, ये दो ही ऐसी कहानियां थी जो प्रोज में थी, है ना। बाकी सबकी सब पोइट्री में थी, वर्स में, ठीक है। प्रोज मतलब गद्य में, बाकी सब पद्य में थी, यानी वर्स यानी पोइट्री में थी सब, केवल दो को छोड़ के। 22 तो मतलब पोइट्री में और 2 प्रोज में। और सबसे लंबी कहानी जो है लॉन्गेस्ट, वो नाइट की कहानी है। और सबसे छोटी किसकी है? कुक की कहानी, बावर्ची की कहानी सबसे छोटी है और नाइट की कहानी सबसे बड़ी है। 20 कहानियां तो सीरियस है, 20 कहानियां तो गंभीर कहानियां हैं, 20 सीरियस कहानी है और 4 हैं जो कि मजाकिया है, ह्यूमरस। मजाकिया किसकी है? मिलर की कहानी, रीविक कहानी, समनर की और मर्चेंट की। ये 4 पात्र हैं, मिलर, रीवी, समनर और मर्चेंट। इनकी कहानी है मजाकिया, ह्यूमरस, और बाकी 20 कैरेक्टर्स की कहानी है सीरियस। ह्यूमरस टेल्स जो है ना, जैसे मिलर मिलर की कहानी है, उसमें क्या है, एक कारपेंटर है ना, जो लकड़ी का काम करता है। कारपेंटर का मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से? इस तरह से मजाक उड़ाया गया, कारपेंटर की पत्नी वाइफ है, उसको पटाने की कोशिश की गई स्टूडेंट के द्वारा। अब इस बात से कारपेंटर हो गया नाराज कि मेरे ऊपर इस तरह की कहानी सुनाई गई, तो कारपेंटर ने बदला लेने के लिए दूसरी कहानी सुनाई कि मिलर, क्योंकि मिलर ने कहानी सुनाई थी पहले, तो मिलर की पत्नी और बेटी दोनों को पटाने की कोशिश करेगी 2 स्टूडेंट के द्वारा। मतलब उसने तो ये बताया कि कारपेंटर की वाइफ को पटाने की कोशिश की गई, सेड्यूस करने की कोशिश, पटाना, सेड्यूस मतलब पटाने की कोशिश की गई एक स्टूडेंट के द्वारा। उसने बदला लेने के लिए क्या किया कि इसकी पत्नी नहीं, इसकी बेटी, दोनों को पटाने की कोशिश की गई 2 स्टूडेंट्स के द्वारा। अब ये ह्यूमरस एलिमेंट्स डालने की कोशिश की है राइटर ने उस वक्त के टाइम के हिसाब से। तो ये, और एक मर्चेंट की टेल भी है, जो भी मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से सेटायर है, श्रूड सेटायर। किसके ऊपर? मैरिज के ऊपर, अनइक्वल मैरिज। जब दो लोगों के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में, या फिर दो अलग अलग वर्ग के लोग, दो अलग अलग क्लासेस के लोगों के बीच में, यानी ऊंचे नीचे, इस तरीके से बोल सकते हो। अब ऐसा टर्म इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, परंतु लो क्लास हाई क्लास जो भी है, तो इनके बीच में, इनको बोलते हैं अनइक्वल मैरिजेस। ऐसे लोगों के बीच में जो शादी हो जाती है ना, तो उसके ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश की गई है उसने मर्चेंट की टेल में, ठीक है। तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी प्रलोग, मतलब कहने का मतलब है कभी जब भी टाइम मिले। अभी तो आपको आइडिया होनी चाहिए कैंटरबरी टेल्स क्या है, परंतु फ्यूचर में आप कभी ना कभी पढ़ोगे तो भी ये सब कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, एक एक की कहानी पढ़नी पड़ेगी आपको, किसने क्या बोला है। और इतना फिलहाल के लिए इतना बहुत है, आपको समझिए कैंटरबरी टेल्स में कितनी स्टोरीज हैं, है ना। और बेसिकली कितनी प्लान की गई थी, क्या रूल्स थे, किस तरीके से, कौन कौन सी, ये तो एटलीस्ट ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी ह्यूमरस, किसमें ह्यूमरस एलिमेंट्स है। 4 हैं जो मजाकिया, बाकी 20 गंभीर हैं, ठीक है। अब ह्यूमर है ना, जैसा मैंने बात करी, ह्यूमर तो चौसर की कैंटरबरी टेल्स का इंपॉर्टेंट फीचर रहा है। उसने मतलब आयरनी और सटायर, दो चीज का इस्तेमाल करके ह्यूमर जनरेट किया है। या तो उसने कटाक्ष, सीधा कटाक्ष किया सामने वाले बुराइयों पे, सबके सामने वाले कैरेक्टर पे, या आयरनी, या फिर उसने इस तरीके से बात करी। आयरनी क्या होता है? जब आप एक्चुअल में जो इंटेंशन आप मतलब सामने वाले का मजाक उड़ाने के लिए इस तरीके से बोल रहे हो कि उल्टा बोल रहे हो। जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं ना कि ये पेंसिल, मान लो कोई छोटी सी पेंसिल है, मैं बोल दूं इतनी बड़ी पेंसिल क्यों लाए हो, थोड़ी छोटी ले आते, तो वो आयरनी हो गई एक तरीके से ना, मजाक किया जा रहा है। मजाक, मेरा मेरा कहने का मतलब है कि छोटी पेंसिल पर मैं मजाक उड़ाते हुए क्या बोल रहा हूँ कि इतनी बड़ी पेंसिल क्यों लाए हो। टीचर बहुत बार नहीं बोलता था क्या थे अपन से कि भाई इतनी बड़ी पेंसिल क्यों लाए, थोड़ी छोटी ले आते। जब अपन छोटी पेंसिल ले जाते तो वैसे बोलते थे, तो वो आयरनी हो गई। तो आयरनी और सटायर का इस्तेमाल करके ह्यूमर जनरेट किया है कैंटरबरी टेल्स के अंदर चौसर ने। परंतु उसने ये ध्यान रखा कि सामने वाले के ऊपर इस तरह से नहीं हो कि मतलब बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल करे, कठोर शब्द नहीं, हंसी मजाक में उसने सामने वाले की पोल खोल दी, ठीक है। अब चौसर के अचीवमेंट की बात करते हैं हम लोग कि चौसर ने क्या अचीव, मतलब क्या अचीवमेंट रही उसकी, उसका क्या योगदान रहा एक तरीके से। तो पहली चीज तो ये कि भाई मॉडर्निटी को ले आया, वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आधुनिकता को ले आया। क्योंकि अब तक लिटरेचर में क्या होता था, इससे पहले देखा जाए तो जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर थी, या फिर पहले की मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज थी, लिटरेचर थी, उसके अंदर क्या था, एंशियंट गॉड, पुराने मतलब बड़े मतलब भगवान वगैरह गॉड्स जो होते थे, या हीरोज जो होते थे, उनके ऊपर राइटिंग्स हुई, उनके ऊपर पोएट्री लिखी गई, यानी। और एलिगोरिकल रोमांस होते थे, एलिगरी इस्तेमाल होती है, ड्रीम एलिगरी, एलिगोरिकल रोमांस, ये बहुत इस्तेमाल होते थे। कोई रियल ह्यूमन कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करता था, मतलब या तो हीरोज के ऊपर लिखी जाएंगी पोएट्री, या फिर राजा महाराजाओं पे, या गॉड्स के ऊपर, इनके ऊपर लिखा जाता था। कोई आम जनता या ह्यूमन कैरेक्टर पे नहीं लिखा जाता था, आम ह्यूमन कैरेक्टर पे, रियल ह्यूमन कैरेक्टर पे नहीं होता। तो वो पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया, और ह्यूमर का इस्तेमाल किया, और पैथोस यानी हंसी मजाक भी और दुख भी, दोनों का इस्तेमाल करते हुए रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स को उसने अपनी कहानियों में, मतलब अपनी पोएट्री के अंदर जो कहानी इस्तेमाल की, मतलब बेसिकली अपनी राइटिंग्स में, अपनी पोएट्री में उन्होंने इस्तेमाल किया, पहली बार उतारा, रियल ह्यूमन कैरेक्टर्स को लेके आए पहली बार।
दूसरी चीज क्या है कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ये जो ईस्ट मिडलैंड, एक्चुअल में क्या होता है, पहले अंग्रेजी भाषा नहीं थी, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, बोलियां होती थी। इंग्लैंड में कई सारी बोलियां चलती थी। तो जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट बोली है ना, यानी ईस्ट मिडलैंड की जो बोली है ना, वो है ना, उसको पॉपुलर किया, क्योंकि चौसर उसी बोली में लिखता था। ईस्ट मिडलैंड, इसकी जो कैंटरबरी टेल्स है ये सब है ना, ये ईस्ट मिडलैंड बोली में लिखी गई है, यानी ये इंग्लिश नहीं थी, ये प्रॉपर इंग्लिश, वो आज के जमाने की इंग्लिश नहीं है, मतलब पर आज के जमाने की इंग्लिश इसी से बनी, क्योंकि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है ना, यही बाद में क्या बनी, आज की इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हुई, इसमें बदल गई। और ये क्यों बदली, क्योंकि चौसर ने इसका इस्तेमाल किया, चौसर ने इसको पॉपुलर कर दिया, तो ये पॉपुलर हो गई, तो यही बाद में डेवलप होके इंग्लिश लैंग्वेज बन गई जो आज हम पढ़ते हैं वो। तो ये इनका योगदान था। तीसरा, इन्होंने वर्सिफिकेशन का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। देखो पहले क्या था, जैसे मैंने एंग्लो सेक्शन का कल भी पढ़ाया था, एलिट्रेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता, भर भर के एलिट्रेशन, पूरा सेंटेंस एलिट्रेशन क्या बना था, मतलब कुछ लिखेगा भी ना तो वो इस तरह से होता था कि वर्ड एक एक लाइन में दो तीन तीन एलिट्रेटिव वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो उस तरीके से। तो एंग्लो सेक्शन जो एलिट्रेटिव स्टाइल थी ना, वो खत्म कर दी उन्होंने, ये खत्म कर दी, और फ्रेंच मीटर, यानी फ्रांस से इन्फ्लुएंस थी, तो फ्रेंच मीटर का इस्तेमाल करने लगे पोएट्री में, और एंड राइम, और लाइन के आखिर में राइमिंग होती थी। एंग्लो सेक्शन में राइमिंग नहीं होती थी, ये ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था कि एंग्लो सेक्शन जो मतलब लिटरेचर था, उसमें राइमिंग इस्तेमाल नहीं थी, वो अनराइम्ड थी। वो क्या थी, अनराइम्ड थी, उसमें राइमिंग नहीं होती थी। परंतु इसमें राइमिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई एक तरीके से। एक तो मीटर तो फ्रेंच लिटरेचर से ले लिया, फ्रेंच मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में राइम होना, एंड राइम इस्तेमाल हो गया, मतलब लाइन के एंड में राइमिंग, एक बीच में भी राइमिंग होती है वर्डों के बीच में, उसे मिड मतलब बोल सकते हैं कि अंदर जो राइमिंग होती है ना, इंटरनल राइमिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये एंड राइमिंग लेके आए। अब देखो एक चीज और, हीरोइक कुपलेट, तीन प्रिंसिपल मीटर्स, मतलब हीरोइक कुपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कुपलेट और राइम रॉयल, तीन लेके आए बेसिकली, ये भी इंट्रोड्यूस किए उन्होंने। हीरोइक कुपलेट 2 लाइन का दोहा, है ना। राइम रॉयल तो मैंने बता दिया कि एक 7 लाइन का स्टैंजा होता था, एक लाइन में 10 सिलेबल होते थे। और ऑक्टासिलेबिक कुपलेट और ऐसा दोहा की एक लाइन में 8 सिलेबल होते हैं, इसमें 10 होते थे, ठीक है। और हीरोइक कुपलेट 2 लाइन का एक स्टैंजा बेसिकली, मतलब कुपलेट तो 2 ही लाइन का होता है, ठीक है। तो हीरोइक कुपलेट बस। अब आप पूछोगे सर ये ऑक्टासिलेबिक से कैसे डिफरेंस हुआ, ये भी तो 2 ही लाइन का होता था, ये भी कुपलेट होता, परंतु इसमें 8 सिलेबल होते थे, इसमें 5 एक तरीके से। तो ये सिलेबल्स का अंतर था। सिलेबस एक्चुअली साउंड पर, स्ट्रेस पर डिपेंड करते हैं, कहाँ कितना जोर दिया जा रहा है, और उन सब चीजों पर डिपेंड करते हैं। वो कभी फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा, तब बताया जाएगा। फिलहाल तो ये समझ लो कि हीरोइक कुपलेट, ऑक्टासिलेबिक कुपलेट और राइम रॉयल, ये 3 तरह के स्टेंजा फॉर्म इन्होंने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किए, इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो बाद में बहुत पॉपुलर हुए। तो ये इनकी अचीवमेंट थी मेन 3। अब चौसर की राइटिंग्स में क्या सोसाइटी का कुछ नजर आता था, उस टाइम की सोसाइटी का? हाँ, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त चौसर ने ना उस वक्त की सोसाइटी की ब्राइट साइड दिखाई थी, यानी अच्छी साइड तो दिखाई, खुशनुमा साइड जो होती है ना, सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है वगैरह, परंतु बुराइयों को उसने शो नहीं किया। अब देखो उस वक्त चर्च के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि चर्च करप्शन से भरा हुआ था उस वक्त की सोसाइटी में, देखा जाए तो, है ना। जो हमने स्पेशली देखा ना कि जो 1350 टू 1400 का पीरियड था, कि जो बिशप्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए हैं और करप्ट हो गए हैं, और बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है, और दूसरे जो पादरी वगैरह हैं उनको नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो चर्च पूरी तरह से करप्शन में डूबा हुआ था। ये कुछ हद तक नजर आता है उसकी कुछ स्टोरीज में। कैंटरबरी टेल्स के अंदर हम देखते हैं ना, फैट फ्रायर की टेल, टेल ऑफ फैट फ्रायर, और समनर, रास्कली समनर, हंटिंग मॉक, ग्रीडी पार्टनर। पार्टनर जो होता है जो चर्च के अंदर आप पश्चाताप करने जाओ, माफी मांगने जाओ, तो मतलब आपको माफी दिलवाए। मॉन्क होता है, मॉन्क भी एक पद है। समनर जो बुलावा भेजता है। फ्रायर, फ्रायर भी एक तरह का पद है बेसिकली। ये सब धार्मिक पद हैं, चर्च के अंदर होते हैं। फैट फ्रायर मतलब एकदम लालची। फ्रायर वो ऐसा होता है कि मतलब चर्च का ऐसा मेंबर होता है जो ये कसम खाता है कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा, मतलब मैं धन अर्जित नहीं करूंगा। अब यहाँ ये तो है फैट फ्रायर, बेसिकली खा खा के मोटा हो गया बेसिकली, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको तो कोई गरीबी का कोई वो ही नहीं है, सेंस यहाँ पे। तो ये कुछ स्टोरीज हैं, फैट फ्रायर की कहानी हो, समनर की कहानी हो, मॉन्क की कहानी हो, या पार्टनर की हो, इन कहानियों में चर्च का कंडीशन कुछ खराब थी, ये नजर आता है फिर भी। परंतु फिर भी चौसर ने अपनी स्टोरीज में, मतलब अपनी जो पोइट्री में जो स्टोरी लिखी है, अपनी पोइट्री में बहुत कम सोसाइटी की बुराइयों को दर्शाया है। उस वक्त काफी सोसाइटी की हालत खराब थी, बहुत ज्यादा गरीबी चल रही थी, ये उन्होंने बिल्कुल शो नहीं किया। देखो उस वक्त ब्लैक डेथ, प्लेग फैली हुई थी, मैंने कल भी बताया था पिछली बार वीडियो में, है ना। गरीबी थी, पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था पोल टैक्स के अगेंस्ट में, वो वॉट टाइलर का रिवोल्ट था ना, है ना, पढ़ा था ना अपने वॉट टाइलर का रिवोल्ट, वो 1381 में हुआ था, वो 1381 में।
तो वो वॉट टाइलर का रिवॉर्ड, ये उसने कुछ शो ही नहीं किया कैसा कुछ हुआ भी था। रिचर्ड सेकंड ने कितने अत्याचार किए लोगों के ऊपर, ठीक है, वो सब इसने इग्नोर कर दिए। तो चौसर ने अपनी राइटिंग्स में इन सब चीजों को इग्नोर किया। रिचर्ड सेकंड का रूल कितना ज्यादा खराब था, उसने कितना अत्याचार किया, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, गरीबी बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, प्लेग फैली हुई थी, पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया था, ये सब चीजें उसने इग्नोर कर दी, उसने कहीं शो नहीं करी। तो सोसाइटी, उस टाइम की सोसाइटी, कुछ चीजें नजर आती हैं इसके अंदर, ब्राइट चीजें ज्यादा नजर आती है, मतलब अच्छी चीजों को वो शो कर रहा है, बुरी चीजें जो उस वक्त सोसाइटी कमी थी ना उसने बहुत कम दिखाई है। तो ये चौसर की अपनी राइटिंग्स हो गई हैं। ये अपनी वीडियो थी चौसर के ऊपर। तो हमने पूरा समझने की कोशिश करी कि कैसे फ्रेंच से इन्फ्लुएंस था, कैसे इटालियन से इन्फ्लुएंस था, फिर इंग्लिश में उसने क्या क्या लिखा जो उसका खुद का ओरिजिनल था, फिर ह्यूमर उसकी राइटिंग में काफी ज्यादा था, उसकी अचीवमेंट कौन कौन सी थी, और सोसाइटी, उस वक्त की सोसाइटी कितनी दर्शाता था चौसर अपनी राइटिंग्स में। ये हमने पूरा समझने की कोशिश करी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।